नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। मेरे साथ में आज आप यूपीपीएससी आरओ लेक्चरर और एई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो आप पहले अपने आप से अटैम्प्ट करिएगा और जो ना आपके आते हों उनको अपने पास नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में, जिससे आप उसे बार बार रिवाइज करके बाद में पढ़ सकें। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं तो, और कुछ लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सुषुप्ति का विलोम बताना है हमें। जागरण, जागृति, जागृत या शयन, इसमें से हमारा चारों में से सुषुप्ति का विलोम होता है जागृति। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और देखिए इसमें जो आपका शयन है, शयन का विलोम क्या होता है? जागरण होता है। शयन का विलोम जागरण होता है या जागरण का विलोम शयन होता है। इस तरह से ये भी आप याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। पूर्व का विलोम बताना है। पूर्व का विलोम उत्तर होगा, पश्चात होगा या दक्षिण होगा या आगामी होगा। इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही है, इसका पश्चात होता है, पश्चिम। ठीक, फिर आगे इसी में ही आप देखेंगे तो अगर आपको तो उत्तर का क्या होता है? दक्षिण भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, पूछा जा सकता है ये अगली बार। क्वेश्चन है प्रसन्न का विलोम बताना है। खुश, अप्रसन्न, विषाद या फिर दुख, इनमें से प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न। बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक, और खुश जो है वो प्रसन्न का ही समानार्थी है। ये दोनों आपस में खुश और प्रसन्न मतलब एक ही होते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी समझ सकते हैं। और विषाद का क्या होता है? विषाद जो है हर्ष का विलोम होता है, हर्ष का। और दुख का तो सबको रटा होता है, दुख का क्या होगा? सुख होता है। ठीक, दुख का सुख होता है विलोम। चलिए अगला देखेंगे। परकीय, परकीय का विलोम क्या होगा? अकीय होगा, निजकीय होगा, स्वकीय होगा या कीय होगा। इन चारों में से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, स्वकीय। परकीय का स्वकीय होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला जो है ज्ञानी का विलोम बताना है हमें। अज्ञानी ए ऑप्शन है, बी स्वाभिमानी, सी ऑप्शन है सज्ञानी और अभिमानी। इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही होगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अज्ञानी। ठीक, ए ऑप्शन सही है इसका, अज्ञानी। फिर आगे अगला देखेंगे। लघु का विलोम बताना है। गुरु, दीर्घ या फिर ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो लघु का जो होता है वो गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नीति का विलोम बताना है। कुनीति, रणनीति, सुनीति या अनीति, इन चारों में से कौन सा होगा। इसमें हमारा नीति का विलोम होता है अनीति। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, और कुनीति का सुनीति होता है। कुनीति और सुनीति जो हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शोक, शोक का विलोम बताना है। करुण, हर्ष, सुख और शांत, इन चारों में से कौन सा होगा। शोक का विलोम होता है, बी ऑप्शन सही है, हर्ष होता है शोक का विलोम। फिर आगे देखते हैं अगला। विघ्न का विलोम क्या होगा? बाधा, स्थिर, निर्विघ्न और सर्वत्र, इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसमें विघ्न का क्या होता है? निर्विघ्न होता है। और स्थिर का क्या होगा? अस्थिर होगा, अस्थिर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा परिचित का विलोम बताना है हमें। इसमें जानकार, अपरिचित, विद्वान, आत्मीय, इन सभी क्वेश्चन को आप अपने आप से भी ट्राई जरूर करते रहा करिए। ठीक, जिसमें आपको ये जो है सभी आप पहले से अटेम्प्ट करेंगे अपने आप से तो याद रहेंगे। ठीक, तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपरिचित। ठीक, चलते हैं अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा है इसमें से। एक चीज़ हम आपको और भी बता दें, जैसे कि जिन लोगों ने ये सभी क्वेश्चन जहाँ तक आपको मिल जाएंगे आदित्य पब्लिकेशन की बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप उससे भी पढ़ना चाहें, रिवीजन करना चाहें तो आप वो बुक खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ उसको खरीद लीजिए, आपको जिसमें ये भी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक, देखते हैं, चलिए सुने आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है। उद्घोष, एकता, तात्कालिक या फिर उपरोक्त, इनमें से कौन सा हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला है। इसमें हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला डी ऑप्शन है। ठीक, उपरोक्त गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या होता है? उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त।
ये सही ऑप्शन है। ठीक, बाकी ये तीनों सही हैं आपके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री और प्रमाणिक, इनमें से शुद्ध बताना है। इसमें उज्ज्वल जो है वो आपका शुद्ध है, और ये बहुत बार गलत गलत पूरा जा लिख के दिया जाता है, अशुद्ध पहचानने के लिए भी आपको बहुत बार इस तरह से ये मिल जाएगा। ठीक, अब वैमनस्यता कैसे होता है? क्या वैमनस्य होता है, वैमनस्य ये चीज़ होती है। ठीक, फिर कवित्री तो बहुत बार पूछा गया है, अब तक में तो रट भी गया होगा, आप लोगों को बताया है, कभी ऑप्शन में आता है तो कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फिर प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक ये हो जाएगा इसका सही सही। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इन चारों में से बताना है। अधीन की है, व्यावहारिक की है, मिष्ठान की है, या फिर अत्यधिक की है। इसमें अत्यधिक हमारा सही लिखा हुआ है, बाकी तीन हमारे गलत लिखे हुए हैं। इसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए, अब अधीन, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। फिर उसके बाद व्यावहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होती है, व्यावहारिक होता है, ये हो गया इसका सही। मिष्ठान इस प्रकार से लिखा जाता है, मिष्ठान, ये हो गया। ठीक, ये सही है इसका। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी को नोट करते चला करिए अपने पास में, और चाहे तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ मुझे टाइम लगेगा लिखने में, आप वीडियो को रोक दीजिए, उस जगह पर लिख लीजिए आराम से पहले, फिर उसके बाद में आप कर लीजिए। देखते हैं, चलते हैं। अगला है क्या? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पर आपका अनुसांगिक या अनुसांगिक, अनुसंगिक या अनुसांगिक, इन चारों में से हमारा अनुसंगिक, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी ये सारे गलत हैं, अशुद्ध हैं। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा? परीक्षा, 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 ये फिर परीक्षा, इसमें हमारा सी ऑप्शन, परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है, सी ऑप्शन सही है। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुग्रहित, 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 इनमें से बताना है कि कौन सा सही अनुग्रहित है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही वाला अनुग्रहित है। फिर आगे क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इनमें से बताना है नरक, नर्क, नरक और नर्क, ये में से कौन सा होगा सही? इसमें से हमारा ए ऑप्शन नरक होता है, ये सही ऑप्शन है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला राज इसमें बोला जाता है उसके अगले वाले पर लगता है। ठीक, ये चीज़ बहुत बार वर्तनी में ये काम आता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इन चारों में से आपको अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत और कवित्री, इनमें से हमारा शुद्ध कौन सा है? अंत्याक्षरी, ये जो है हमारा ए ऑप्शन सही है, और बाकी सभी गलत हैं। जिसमें से पूजनीय भी हम आपको बता चुके हैं, अभी तक में तो आपको याद भी हो गया होगा अगर आप लिखते हैं, और नहीं लिखते हैं तो फिर आपको हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो। अगर लिखेंगे आप तो आपको बाद में वो रिवीजन हो जाएगा, आप देखेंगे कि हाँ हमारा एकदम सही सही हो रहा है। कवित्री अभी इससे पहले बताया था हमने कि कैसे लिखते हैं। ठीक, कवित्री इस तरह लिखा जाएगा। फिर अगला जो है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, समुज्ज्वल या फिर उज्ज्वल, समुज्ज्वल, इनमें से क्या सही है? तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी ये सही हैं सारे, समुज्ज्वल भी सही, उज्ज्वल भी सही, प्रज्वलित भी सही है आपका। फिर अगला है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष और आशीर्वाद, इनमें से हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला बी ऑप्शन है। ठीक, ये हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला है। लिखते कैसे हैं इसको ये भी जान लीजिए, निश्चेष्ट, इस प्रकार से लिखा जाता है ये। ठीक, फिर आगे देखते हैं, अगला देखेंगे बढ़ के क्वेश्चन। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। धोबनी, धोबिनी या फिर धोबनी या धोबिनी, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, धोबिन। ठीक, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। पहला जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्र ग्रहण, इनमें से क्या है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रशेखर। ठीक, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहा जाएगा? चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? चक्रधर कहा जाता है, चक्र धारण करने वाले को। ठीक, चक्रधर कहेंगे। और
चंद्रमा की वह स्थिति जिस पर जब सूर्य और पृथ्वी की छाया पड़ने पर उसका कुछ भाग जो है दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक, समझ गए होंगे, चंद्र ग्रहण का मतलब तो जानते ही होंगे अच्छे से आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, जिसके हृदय में ममता ना हो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निर्दय, निर्भीक, नृशंस, निर्मम। इन चारों में से क्या होगा? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, निर्मम कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे निर्मम कहते हैं। और निर्दय की बात हो रही है यहाँ पर, जिसके हृदय में क्षमा ना हो। ठीक, जहाँ क्षमा लिख के आएगा आपका तो अब कहेंगे आप निर्दय। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसको निर्दय कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं होगी उसको निर्मम कहा जाएगा। फिर आगे, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो लेकिन ऑप्शन आपके चेंज हो गए हैं। मर्मात, क्रूर या फिर निर्मम या निर्दय, इनमें से कौन सा होगा? इसमें हमने अभी बताया आपको कि निर्मम होगा। चलिए आगे देखते हैं, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूँ, अक्षत और जौ और उड़द। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चावल, अक्षत को क्या कहते हैं? चावल कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे अंत्यज। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंदर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। इनमें से हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन। इनमें से क्या होगा? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या कहा जाएगा? असाध्य कहा जाता है। जिसकी सहायता कठिनाई या दूर से किया जा सके उसके लिए क्या कहेंगे? दुस्साह। कठिनाई या सहायता दूर से की जा सके, किया जा सके उसको कहते हैं हम दुस्साध्य। फिर उसके बाद में अगला क्या है हमारा? इसमें जिसका उपचार श्रम से हो उसको श्रम साध्य कहेंगे। श्रम से उपचार तब उसको श्रम साध्य कहा जाएगा। और साधन से रहित को साधनहीन कहते हैं। साधन से रहित इसको क्या कहते हैं? साधनहीन कहा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन हमारा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहुरी। इन चारों में से क्या होगा? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, वीर प्रसू कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहेंगे। और वीर स्त्री के लिए को क्या कहा जाता है? वीरांगना। ये खाली वीर स्त्री होती हैं उनको वीरांगना कहा जाता है। और पुत्र को जन्म देने वाली को पुत्रवती कहा जाएगा। पुत्रवती आशीर्वाद भी दिया जाता है। ठीक, पुत्र को जन्म देने वाली को पुत्रवती कहते हैं। और फिर उसके बाद में वीर बहू को वीर बहुरी कहा जाता है। ठीक, वीर बहुरी बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है आपका? धीर, ललित, धीरोदय, धीरोदात्त। इनमें से कोई नहीं। इनमें हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहते हैं। ठीक, और सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को क्या कहा जाता है? धीरोदात्त कहा जाता है। धीरोदत्त कहा जाता है। और सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक जो होता है उसको धीर ललित कहते हैं। क्या होगा? ललित कलाओं का प्रेमी, ललित कलाओं, ये बहुत कठिन शब्द हैं, का प्रेमी नायक जो होगा उसको क्या कहेंगे? सूरवीर भी होगा साथ में, सूरवीर। साथ में ललित कलाओं का प्रेमी नायक को धीर ललित कहा जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या कहा जाएगा? प्रोषित, पतिका, वियोगिनी, वीर हविद्का और खंडिका। इनमें से क्या कहते हैं? इसमें हमारा वियोगिनी कहा जाएगा उसे। वह नायिका जो अपने पति से परदेश में होने से दुखी होगी उसको वियोगिनी कहेंगे, या विरहिणी भी कहते हैं। विरहिणी भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जिस स्त्री का पति परदेश चला गया उसके लिए प्रोषित पतिका कहा जाएगा, परदेश जाने वाले को। जिस स्त्री का पति जो है परदेश चला जाएगा उसको
प्रोषित पतिका कहा जाता है। ठीक, और दुख विरह में जलने वाली स्त्री के लिए क्या कहते हैं, विरह विदग्धा कहा जाता है। ठीक, जो होगा विरह में जलने, विरह क्या क्या होता है, दुख कहा जाता है, विरह में जलने वाली स्त्री को कहा जाता है ये। ठीक, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, स्वल्पाहार या फिर पथ्य, पाथेय या उपाहार उसको कहेंगे, उसको कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है, पाथेय कहा जाता है। ये रास्ते में उपयोग की जाती है। स्वल्पाहार के लिए क्या कहते हैं, स्वयं के लिए आहार जो थोड़ा या कम हो उसको स्वल्पाहार कहते हैं। कम आहार एक तरह से समझ सकते हैं, आहार अपने लिए। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे है, आधी रात का समय क्या कहलाता है, सरवरी, विभावरी, निशा या निशीथ, इनमें से क्या होता है। आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी ये सब जो हैं तीनों, ये तीनों आपके रात के पर्यायवाची हैं, ये रात ही है। ठीक, आधी रात के समय को निशीथ कहेंगे, बाकी ये सारे जो हैं रात के ही पर्यायवाची, इनका रात मतलब रात होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला आता है हमारा तत्सम शब्दों की बात की जाएगी यहाँ पर। ये तत्सम शब्द क्या है, मक्खी का तत्सम शब्द बताना है हमें। मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है, मच्छिका, माछी, मच्छी या मच्छिका, इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही है। इसको मैंने आपको बता रखा है आराम अच्छे से कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं और हम जो उनको अपने हिंदी में बदल जाता है थोड़ा सा, तो वो हमारे तद्भव रूप होते हैं। तो ये मच्छी का, ये हमारा संस्कृत का है, ये हमारा उसका तद्भव रूप है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताना है। हरदिका, हरिद्रा, हरिद्रा या हलिद्रा, इनमें से हल्दी का हमारा हरिद्रा, सी ऑप्शन होता है तत्सम इसका, और ये उसका तद्भव है। अगर अगली बार पूछा जाए कि हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है तो वो हो जाएगा हल्दी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, हुलास। हुलास शब्द का तत्सम रूप बताना है। हिलास, विलास, हास्य और उल्लास, इनमें से क्या होगा। इनमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उल्लास कहते हैं। फिर उसके बाद में आगे है उल्लास, वही आ गया क्वेश्चन। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल और नारिकेला, इन चारों में से क्या होगा। इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही है, नारियल शब्द का नारिकेल होता है। ठीक, नारिकेल आपका इसका तद्भव रूप होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, सींग शब्द का तत्सम रूप बताना है हमें। श्रृंग, सिंह, श्रृंग और सिंह, इनमें से कौन सा होगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, श्रृंग। ठीक, फिर आगे है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है इन चारों में से। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक, इनमें से तद्भव बताना है। तो इसमें हमारा कोयल जो है वो तद्भव है, बाकी उज्ज्वल, आश्चर्य और कंटक जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके तत्सम हैं। ठीक, अब देखिए इसमें सारी चीज़ें आपको बता दें, जैसे कोयल का तत्सम रूप क्या होगा, ये क्योंकि तद्भव है तो इसका तत्सम रूप क्या होगा, कोकिल, कोकिल हो जाएगा। फिर आश्चर्य क्या है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव है, ये बता रहे हैं। अचरज, अचरज जो है ये इसका तद्भव है शब्द, तद्भव, तद्भव हो गया। और इसी तरह से उज्ज्वल भी तत्सम है तो इसका क्या है तद्भव, उजाला। और कंटक भी बताया आपको, इसका क्या हो जाएगा, तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कांटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अट्टालिका का तद्भव रूप है। अटाला, अटल, अटारा, अटारी, इन चारों में से क्या होगा। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, अटारी। अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी होता है। ठीक, फिर आगे है, अगला है, निम्न में से कौन सा तद्भव है। जल, नग्न और तीन, भ्रमर, तीन शब्द तद्भव शब्द हैं। इसमें से सी ऑप्शन जो है ये तीन जो है ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी इसका तत्सम क्या होगा, त्रीणी, याद रखिएगा इसको, त्रीणी इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। नग्न, ये सब जो हैं, नग्न और भ्रमर और जल, ये जो हैं ये आपके तत्सम शब्द हैं। इनका जैसे नग्न का नंगा, ये हो जाएगा, और भ्रमर का भौरा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है, इनमें से बताना है। कर्म, विद्या और दधि, भात, मत्स्य, मृत और ज्ञान, ज्ञान और क्षेत्र, इनमें से हमारा तत्सम शब्दों की जोड़ी जो है वो दधि और भात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से बताना है। तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश और राजपुत्र, शुकुर, इनमें से कौन से शब्द तत्सम वाले अशुद्ध है, इसमें बताना है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन ये है, अशुद्ध है। इसमें जो है पहला शब्द आपका क्या है, तत्सम है। वत्स जो होता है तत्सम होता है, लेकिन जो दूसरा शब्द है वो तद्भव है। परख जो है वो आपका तद्भव होता है। किसका, परीक्षा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कुछ हो शेयर जरूर करिए। ठीक, और अगर बुक खरीदनी है आपको लूसेंट की और वो इसमें से ले लीजिए, जिसको पढ़िए, उसमें भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लूसेंट को भी लास्ट में आपके पढ़ लेंगे, उसके बाद रिवाइज करने के लिए आसानी रहेगी। और लास्ट में उसमें बहुत सारे पेपर्स दे रखे हैं, तो उनसे भी आप क्वेश्चन आप लगा सकते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।